ये बात है साल 1998 की, जब मैं अपने गांव के खेतों में देर रात तक रुका हुआ था। उस साल हमारी फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, लेकिन जंगली जानवरों का आतंक भी बढ़ गया था। कई रातों से लोग शिकायत कर रहे थे कि उनकी फसलें नष्ट हो रही है। उस दिन मेरी बारी थी कि मैं अपने खेतों की रखवाली करूं, जिसके पास ही शाम के वक्त से मेरी गाय बंधी हुई थी, जिसे मैंने चरने के लिए वहां रखा हुआ था। पर जब रात ज्यादा होने लगी तो मैंने उसे घर वापस ले जाना ही सही समझा। उस समय रात के करीब 8:30 बज चुके थे। ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और दूर किसी गांव के मंदिर की घंटी की धीमी आवाज हवा में घुली हुई थी। आसमान में आधा चांद तो चमक रहा था, लेकिन उसका उजाला बहुत ही फीका था, जैसे किसी ने उसे धुंधला कर दिया हो। उस दौरान चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस झिंगुरों की हल्की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू के बोलने की गूंज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस दौरान गांव वाले उस वक्त तक अक्सर खा पीकर सो जाया करते थे। हालांकि ये सब मेरे लिए कोई नया बात नहीं था, इसलिए मैंने अपनी लाठी उठाकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी गाय मेरे पीछे पीछे चल रही थी, जिसे मैं एक जंगल के रास्ते लेकर जा रहा था, जहां एक बड़ा सा आम का बगीचा भी था। इस बगीचे की अपनी अलग ही एक दास्तान थी, क्योंकि जहां दिन में यहाँ हलचल रहती थी और लोग आते जाते रहते थे, वही रात के वक्त ये जगह एकदम डरावनी हो जाती थी। कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक आदमी ने पेड़ से लटककर अपनी जान दी थी, और तब से ही कई लोगों ने यहाँ अजीब चीजों को महसूस किया है। हालांकि मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, क्योंकि इतने सालों में मैंने उस रास्ते को न जाने कितने ही बार इस्तेमाल किया था, पर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया हो। पर वो रात वो कुछ अलग थी। जंगल से होते हुए जैसे मैं उस आम के बगीचे के करीब पहुंचा, वहां की हवा अचानक से ठंडी हो गई और आसपास के पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, जो वैसे तो बहुत ही आम बात होती है। लेकिन जब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, मैं ठिठक गया। हालांकि जब मैं पीछे मुड़ा तो पीछे ऐसा कोई नहीं था जो मेरे कंधे पर हाथ रख सके। वहाँ सिर्फ मेरी गाय थी, जो न जाने क्यों अचानक एक ही जगह पर रुक गई थी। जैसे जैसे मैं उस आम के बगीचे को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अजीब वारदातें होते जा रही थी। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ जब मैंने अपने पीछे किसी को महसूस किया। एक बार तो अचानक मुझे ऐसा भी लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, जो कि मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। पर जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां मुझे कोई नहीं मिलता, जबकि मैं हर बार किसी को अपने पीछे चलता हुआ सुन पा रहा था। जिसकी अजीब बात ये थी कि जब भी मैं चलता वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई देता, और जैसे मैं रुकता वो आवाज़ आना भी बंद हो जाता। उसी दौरान मेरी नज़र एक जगह पर जाकर ठहर गई, एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल के वजह से। हालांकि वो हलचल उतनी भयानक नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मेरी गाय वो उस हलचल को देखकर अपने आप ही पीछे हट रही थी। हालांकि मैं उस दौरान इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था। मैं तो बस यही चाहता था कि गाय सही सलामत घर पहुंच जाए। पर अचानक बाई ओर की झाड़ियों में से एक परछाई निकली। वो कोई जानवर की परछाई नहीं थी, बल्कि वो दिखने में इंसानी आकार की थी, लेकिन थोड़ी अजीब सी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी चाल भी किसी सामान्य इंसान से काफ़ी कम थी। उसका सिर हल्का झुका हुआ था और वो बिना आवाज़ किए धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, जिसे देखते मेरे कदम कांपने लगे थे और मैं पूरी ताकत से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन से जुड़ चुके हैं।
जबकि मेरी गाय वो पहले ही मुझसे आगे निकल चुकी थी। तभी मेरे ठीक पीछे किसी ने तेजी से सांस लेने की आवाज की। ये कोई आम सांस नहीं थी, गहरी, भारी और अजीब से घिसटती हुई आवाज, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर मुझसे कुछ कह रहा हो। पर मैंने पलटकर पीछे नहीं देखा क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं बची थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की तो कोशिश की, लेकिन रास्ता लंबा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दायरे में फंसा हुआ हूँ जहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। तभी मेरे ठीक सामने रास्ते पर मुझे कुछ पड़ा हुआ दिखा। मेरी आंखें अंधेरे में धीरे धीरे उसे देखने लगी थी। वो जो चीज़ पड़ा हुआ था वो किसी चीज़ का कटा हुआ सिर दिख रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। इन सब को देखकर मेरी रूह अब कांपने लगी थी। मैं समझ चुका था ये कोई आम हादसा नहीं है। मेरे पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मैं फिर भी गिरते पड़ते भागने लगा। तभी पीछे से फिर से वही चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वो इतनी भयानक और इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कान सुन्न हो चुके थे। पर फिर भी मैं किसी तरह से भागते भागते अपने गांव के सीमा पर पहुंचा, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां पहुंचते अचानक जब सब कुछ शांत हुआ, तब हवा भी ठहर गई। वहां के पेड़ भी स्थिर हो गए और पीछे से आने वाली वो परछाई वो अब अंधेरे में कहीं गायब हो गई। जब तक मैं भागते हुए गांव की सीमा तक पहुंचा, तब तक मैं पूरी तरह हाफ चुका था और मेरी जो गाय थी वो गांव के कुएं के पास खड़ी थी, जैसे वो भी समझ गई थी कि गांव के बाहर अब जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्या थी, क्या वो कोई आत्मा थी या फिर कुछ और, ये तो मुझे आज भी नहीं पता चला। लेकिन मैं आज भी जब उस हादसे के बारे में याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात है साल 1998 की, जब मैं 11 या 12 साल का रहा हूँगा। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में स्थित है। हमारा गांव वैसे तो बहुत ही शांत और हरियाली से भरा हुआ है, लेकिन उस सुंदर गांव को दूर से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि वहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है, जिस पर ज़्यादातर लोग बिना देखे यकीन नहीं करते। ये जो घटना है, दरअसल उसकी शुरुआत हमारे गांव के ठीक पीछे वाले एक छोटे जंगल से हुई थी। हालांकि उस जंगल में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लोगों को डर हो, पर फिर भी ज़्यादातर लोग उस जंगल की ओर नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोगों को जाने का कोई कारण ही नहीं था। वहाँ सिर्फ गांव की कुछ औरतें और लड़कियां ही जाया करती थी, क्योंकि घर का चूल्हा जलाने के लिए वो सभी लकड़ियाँ उसी जंगल में जाकर चुना करते थे, जहाँ अक्सर मेरी चाची भी जाया करती थी। यानी कि ये सब उनके लिए कोई नया बात नहीं था। पर एक शाम उन्हें ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत थी, इसलिए वो बाकी सभी से जल्दी उस जंगल में पहुंच गए, ताकि वो बाकी लोगों के आने से पहले ज़्यादा लकड़ियाँ समेट सके। और इसी काम को करते करते, यानी कि लकड़ियाँ समेटते हुए, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंची, जो कि वहाँ के सबसे पुराने पेड़ों में से एक था। पर जब वो वहाँ से घंटे भर बाद घर लौटी, तब वो पहले जैसी नहीं थी। हालांकि शुरू में हमें कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस लगा कि वे शायद से थकी हुई होंगी। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले तो वे बहुत ही बातूनी थी, लेकिन अब वो बहुत ही चुप सी रहने लगी थी। रात को अक्सर वो करवटें बदलती रहती, तो कभी कभी अपने आप ही बड़बड़ाने लगती।
इन सब से चाचा जी अक्सर बहुत परेशान हुआ करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन सब का कारण कुछ ऐसा हो सकता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। खैर, चाचे के अजीब बर्ताव के बीच एक और बात सामने आई। जब भी वे अपने होश में नहीं होती थी, वे अपने हाथों की कांच की चूड़ियां खुद ही तोड़ देती थी। पर उस दौरान जब उनके हाथों से खून बहता, तब उनके चेहरे पर दर्द की कोई भी शिकन नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। हम जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते थे, लेकिन उनकी ताकत ही किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा लगती थी। उनके इन सभी अजीब व्यवहार का कारण हमें अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन धीरे धीरे उनका चेहरा भी बदलने लगा। कई बार तो वे आईने के सामने बैठकर अपने चेहरे को अजीब तरीके से मोड़ती थी। वो अपनी आंखों को ऊपर चढ़ा लेती, होठों को एक तरफ कर लेती और भयानक शक्ल बनाने लगती, ऐसे मानो जैसे वो पागल हो। जो कि हमें इसलिए लगता था क्योंकि खुद ब खुद वो कई बार अपने गलों को नाखूनों से नोचने लगती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सभी को डरा कर रख दिया। दरअसल आधी रात का समय था। तब मैं अपने पिता और माँ के साथ अपने कमरे में सो रहा था। फिर अचानक एक जोर की आवाज ने हमें जगा दिया। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई हमारे दरवाजे को इतने जोर से पीट रहा है जैसे वो उन्हें तोड़ना चाहता हो। लेकिन उस आवाज को सुनकर जब पिताजी ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। तभी अंदर से माँ की चीख सुनाई दी। हम भागकर अंदर गए तो देखा चाची अपने बिस्तर पर नहीं थी। उनके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और हल्की हवा के साथ खिड़की का पर्दा हिल रहा था। इसीलिए चाची कहाँ है ये सोचकर हम सभी डरने लगे और उन्हें ढूंढने निकल पड़े। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमने देखा कि वो आंगन में खड़ी है, लेकिन वो जंगल की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उस वक्त मेरे घर वाले, खास करके चाचा जी, कई बार आवाज देकर चाची को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाची जी ने एक भी बार पलटकर नहीं देखा, ऐसे मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इसलिए चाचा जी इन सबसे परेशान होकर तुरंत चाची जी के पास भागे और उनके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें झकझोरकर होश में लाने की कोशिश करने लगे। हालांकि इन सब के वजह से चाची जी को होश तो आ गया था, लेकिन उन्हें ये जरा सा भी नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंची। यहाँ तक कि उन्होंने इसी मुद्दे को सामने रखते हुए ये बात भी कही कि उन्हें पिछले कई दिनों से कई चीजें याद नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो रात को खुद ही चलकर घर के बाहर चले जाते थे, पर कैसे ये उन्हें जरा सा भी याद नहीं होता था। इन सभी अविश्वसनीय बातों को सुनकर मेरे घर वाले काफी परेशान हो गए थे, पर आखिर में मेरी माँ के बातों को सुनकर उन्होंने एक ओझा के पास जाने का फैसला किया। और वहां जाकर हमें यह पता चला कि चाची के ऊपर किसी का बुरा साया है। ये सब बताने के बाद उस ओझा ने कुछ मंत्रों को पढ़कर एक तावीज चाची के हाथ में बांध दिया ताकि वो दोबारा रात को चलकर घर से बाहर ना निकले। जिसके फिर कुछ ही दिनों के बाद उस ओझा ने हमारे घर पर कदम रखा, जहां पर आगे चलकर उन्हें कुछ रस्में करनी थी। हालांकि उस पूजा के दौरान वहां क्या क्या हुआ था ये बात तो मुझे पूरी तरीके से नहीं पता, क्योंकि उस दौरान मुझे कमरे से बाहर कर दिया गया था। लेकिन खिड़की से मुझे जितना दिख रहा था उतने में मैंने देखा कि जब वो ओझा मंत्र उच्चारण कर रहा था तब मेरी चाची ऐसे तड़प रही थी जैसे उन्हें कोई मिर्गी आई हो। हालांकि इन सब के बाद जब उस कमरे का दरवाजा खोला गया तब तक ये सब रुक चुका था। इन सब के बाद मैंने सुना कि चाची अब ठीक हो गई है, पर यह सोचना कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है ये हमारी गलतफहमी थी, क्योंकि उस ओझा के पूजा पाठ के बाद भी चाची जी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। यानी कि उस साए के जाने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे उस साए ने
अब भी चाची को अपने कब्जे में कर रखा हो, क्योंकि कई बार हमने देखा था कि वो रात को अक्सर खुद ब खुद फुसफुसाने लगती थी, खुद से ऐसे बातें करती थी जैसे उनके साथ वहां कोई और भी है। हालांकि ये सब हर बार नहीं होता था, हफ्ते या महीने भर में एक दो बार ऐसा हुआ करता था। वैसे तो हमने इन सब के वजह से उन्हें दोबारा उस ओझा के पास ले जाने का सोचा, पर वहां जाकर हमने पाया कि चाची जी अब किसी साय के वश में नहीं है। पर आखिर ये सब क्यों हो रहा था, इसका कारण हमें आज भी नहीं पता। हमें बस ऐसा लगता है कि उस साय के वजह से चाची जी अक्सर ऐसी हरकतें करती है, यानी कि आज के दिन भी वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ब्रिजेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।